हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस डिलाइट। साइंस डिलाइट में हमने मोल कंसेप्ट में कहाँ तक कर लिया था, हम कंसंट्रेशन टर्म्स कर रहे थे। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स को हम एक बार फर्दर रिवाइज कर लेते हैं, आपको पता भी लग जाएगा कि क्या क्या हुआ है। उसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फटाफट से एक क्विक रिविजन करते हैं और फिर उसके बाद क्या करेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स में आगे बढ़ेंगे। राइट, तो सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म्स में, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स में हमने किसके बारे में बात की थी। कंसंट्रेशन टर्म्स में अगर मैं बात करता हूं तो हमने बात की थी किसकी, वेट बाय वेट परसेंटेज की। तो उसमें हमने बात कर दी थी कि जो कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन बेसिकली, कंसंट्रेशन किसके बारे में बता रहा होता है, एक सॉल्यूशन के बारे में बता रहा होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट कितना है किसमें, इन सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो हमें किसके बारे में बताएगा, कंसंट्रेशन के बारे में बताएगा। ओके, तो वेट बाय वेट परसेंटेज में हमने क्या बोला था कि अगर हमारे पास ए सॉल्वेंट है, बी सॉल्यूट है और ए बी सॉल्यूशन बना रहा है, तो अगर मुझे वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना है तो डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, और उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो वेट बाय वेट परसेंटेज निकल जाएगा। दूसरा हमने वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज दिया था, तो उसमें हमने क्या बोला था कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जो कि सॉल्यूशन होता है, इनटू 100 कर देंगे। तो ये वेट बाय वॉल्यूम के लिए निकल गया था। लास्ट आया था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो ये इनटू 100 कर दो। राइट, तो जिसमें हमने ए को हमने क्या माना था, सॉल्वेंट माना था, और बी को हमने क्या माना था, सॉल्यूट माना था। राइट, अब देखो बहुत सिंपल सी टर्म्स हैं। अगर आप मान लो आप वेट बाय वेट परसेंटेज निकालते हो ना, तो मान लो अगर वेट बाय वेट परसेंटेज सॉल्यूट का अगर x आता है तो सॉल्वेंट का कितना होगा पता है, आप बिना किसी के कैलकुलेशन के निकाल सकते हो। आप 100 माइनस x कर दो उसको, ठीक है, वो सॉल्वेंट की आ जाएगी, क्योंकि दोनों का सम तो 100 ही होगा ना, तो इसीलिए सॉल्यूट में से आप 100 में से सॉल्यूट माइनस कर दो, आपका सॉल्वेंट भी निकल जाएगा। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया था। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हम बात कर रहे थे किसकी, मोल कंसेप्ट की। ठीक है, तो मोल में हमने क्या क्या टर्म दिया था कि जो नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट करते हो, नंबर ऑफ मोल्स जब भी आप कैलकुलेट करते हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो करते हैं गिवन मास, जो भी आपको मास दिया जाए, अपॉन मोलर मास या गिवन एटम अपॉन अगर एटम है या गिवन पार्टिकल है तो उसको किससे डिवाइड करना है, एवोगैड्रो नंबर। राइट, और गिवन वॉल्यूम अगर दिया हुआ है, मतलब वॉल्यूम अगर दिया है, वॉल्यूम की टर्म्स में दिया हुआ है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, मोलर वॉल्यूम से। राइट, तो एवोगैड्रो नंबर कितना होता था, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और जो मोलर वॉल्यूम कितना होता था, 22.4 लीटर के बराबर होता था। इज दैट क्लियर? ठीक है, सिंपल सी चीजें हमने बात कर ली थी। आज हम इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, तो अगर मैं बोलूं कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 80 ग्राम ऑफ NaOH। राइट, क्वेश्चन आपके पास है 80 ग्राम NaOH में नंबर ऑफ मोल्स निकालो। दूसरा इसी का ही बी पार्ट है, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। राइट, तो मैं इसी से ही इंटररिलेट कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर मैं देखता हूं, अगर मैं इसमें सॉल्यूशन देखता हूं तो क्या होगा। राइट, तो सॉल्यूशन क्या होता है, 80 ग्राम NaOH है। ठीक है, अगर आपको इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, मोल्स, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, अब देखो 80 ग्राम क्या है, मास है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, गिवन मास उसको डिवाइड कर दो आप किससे, मोलर मास से।
तो आपको मोलर मास पता है NaOH का। NaOH का कितना होता है भाई, सोडियम का जो होता है 23, ठीक है, ऑक्सीजन का जो होता है 16 और हाइड्रोजन का जो होता है वो 1 होता है, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं इन सबको ऐड करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास आता है आंसर कितना 40। तो मोलर मास कितना होगा, गिवन मास तो 80 है मेरे पास, लेकिन मोलर मास कितना हो जाएगा 40। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 2 आ गए, ठीक है। नेक्स्ट, अब 2 मोल्स हैं, तो यहां से इसका बी पार्ट अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में निकाल सकता हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH, राइट। अगर आपको डायरेक्टली, वैसे तो आप निकाल सकते थे कि 2 मोल हैं तो 2 इंटू, सिंपली निकाल सकते थे कि 2 इंटू Na हो जाएंगे, इतने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, राइट। इतने मॉलिक्यूल आप इजीली निकाल सकते हो, कोई इसमें परेशानी भी नहीं है, गलत भी नहीं है, सही है एकदम। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इन दोनों को रिलेट करके चलना हो तो कैसे चलेंगे, तो यहाँ पर एक रिलेशन देख लेते हैं कि जैसे क्योंकि देखो मेरे पास मास दिया हुआ था और मास से मुझे मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में निकालना था, तो आप क्या कर दो कि सिंपल यहाँ पर क्या कर दो, देखो इसमें आप ऐसे भी कर सकते थे कि आपको गिवन मास अपॉन मोलर मास दिया है, तो गिवन मास कितना है 80 अपॉन मोलर मास कितना है 40, जो कि किसके बराबर था, गिवन पार्टिकल मुझे निकालने हैं, ठीक है। तो इसको मैं n ही पुट करता हूँ, और यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो इसको मैंने कट किया, तो n की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 2 इंटू यहाँ से भी Na निकल जाएगा। तो आप ऐसे में भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। Na की वैल्यू आप सिंपली पुट कर सकते हो, आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो गए, 2 इंटू Na। अब हमें क्या निकालना है, अब निकालने हैं नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स आपको पता है, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ एटम्स सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि एक मॉलिक्यूल NaOH में कितने एटम प्रेजेंट हैं। तो आपको पता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH में कितने एटम्स होते हैं जी, 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH में कितने एटम्स होते हैं, आप बता सकते हैं कितने एटम्स होते हैं, इसमें होते हैं 4 एटम्स, राइट। इसमें कितने होते हैं, 4 एटम्स होते हैं। आप मेरे को बता सकते हैं 4 एटम्स कौन कौन से हैं, एक सोडियम का है, एक ऑक्सीजन का है और एक हाइड्रोजन का है। अरे ये तो 3 ही है, राइट। तो कितने एटम हैं, 3 एटम्स हैं। तो अगर एक मॉलिक्यूल NaOH में 3 एटम्स हैं तो N2 इंटू Na मॉलिक्यूल ऑफ NaOH में कितने होंगे, ये कितने होंगे, 3 इंटू 2 इंटू Na, दैट विल बी इक्वल टू 6 Na। आई होप क्लियर हो गया आपको, राइट। तो इतने क्या हैं, एटम्स हैं, इतने क्या हैं, एटम्स हैं आपके पास, एटम्स निकल जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, सबसे जरूरी काम यही होता है कि क्वेश्चन पढ़ना, एटम्स पूछे गए हैं या मॉलिक्यूल पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 1-2 क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, राइट। तो अब यहां पर अगर मैंने बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ molecules in आप ऐसे बोल सकते हो in 30 ग्राम ऑफ what, C6H12O6, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया, और दूसरा क्वेश्चन में हम ऐसे बोल देते हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम of Cl2 gas in 142 ग्राम ऑफ Cl2, ओके। तो आपको वॉल्यूम निकालना है। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 1 की, राइट। सॉल्यूशन 1 फॉर्मूला याद है आपको, फॉर्मूले में क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को रिलेट करना है, देखो मास से। तो आपके पास फॉर्मूला क्या था, जो गिवन मास ये 1 का है, ओके। तो गिवन मास जो है, गिवन मास अपॉन मोलर मास बराबर मॉलिक्यूल्स है ना, तो गिवन मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मोलर मास निकालना पड़ेगा, किसका, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का मोलर मास क्या होगा, ठीक है। तो ग्लूकोज का मोलर मास के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर C का कितना होता है, कार्बन का होता है 12,
और 12 कितने हैं 6, और हाइड्रोजन कितना होता है 1, और 1 कितने हैं 12, और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन का होता है 16, और वो हैं कितने 6। तो ये टोटल अगर आप ऐड करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास कितना 12 6 72, 12 और कितना हो गया 96, तो ये हो गया 180 ग्राम। तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे 30/180 इज इक्वल टू, गिवन मॉलिक्यूल आपको नहीं पता तो इसको मैं n लिख देता हूँ, अपॉन Na तो पता है, एवोगैड्रो नंबर होता है, तो ये कितना हो गया 1/6। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल बी, देन आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे, मॉलिक्यूल कितने होंगे, कितने हो जाएंगे सॉरी 1/6, राइट। ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, तो 1/6 आ गए। ठीक है, Na/6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23 जो कि Na था उसका 1/6। ठीक है, तो आप इसको ऐसे निकाल सकते थे। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है Cl2 का, तो किससे, वॉल्यूम से रिलेशन है और क्या है, मास है। तो सेम वही करेंगे यहाँ पर भी, अगेन गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू कितना, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम कितना होता है जी 22.4 लीटर, राइट। तो गिवन मास कितना है जी, गिवन मास है आपके पास 142, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको आगे लिखें तो 142 अपॉन मोलर मास कितना होता है Cl2 का, तो Cl2 का जो होगा, एक Cl का मास होता है 35.5, तो इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा आंसर कितना 71, राइट। तो अपॉन 71 कर दिया इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम मुझे निकालना है, तो V पुट कर दिया और 22.4, तो एक कट किया मैंने, यहाँ पर 2 आ गया, ये चीज़ इधर जाके मल्टीप्लाई होगी, तो ये कितना हो जाएगा 44.8 लीटर, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ Cl2 इन 142 ग्राम ऑफ इट। निकाल लेंगे ना, ठीक है, सिंपल मेथड्स हैं। ये चीज़ मैं इसीलिए स्लो करा रहा हूँ क्योंकि हम बेस पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो अपना बेस मजबूत रखना, बेस को स्टिक करते हुए चलना, बहुत ईजी हो जाएंगे फिर क्वेश्चंस, राइट। चलो, यहाँ तक हमने क्वेश्चंस भी कर लिए, अब आगे बढ़ते हैं मोल से। ठीक है, अब पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन, थोड़ा ध्यान दो, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से, ये x भी बोल सकते हो बोलने के लिए, लेकिन करेक्ट फॉर्म होती है, इसको बोलते हैं काय, क्या बोलते हैं, काय बोलते हैं। ठीक है, तो अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो मोल फ्रैक्शन अगर मैं बात करूं, हमने बोला कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको किससे रिप्रेजेंट करते थे, स्मॉल n से, और नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते थे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से, राइट। तो यहां पर भी हम वही करेंगे, तो यहां पर अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना हो, दिस इज नोन एज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि B आ गया ना, B से हम सॉल्यूट को डिनोट कर रहे हैं, ऑफ सॉल्यूट जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, ये आ गया मोल फ्रैक्शन। तो अगर आप काई ए की बात करते हैं, सॉल्वेंट, अगर मैं बोलूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की अगर मैं बात करता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की अगर मैं बात करूँ तो कैसे लिखेंगे, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट वो लिखेंगे Na अपॉन Na प्लस NB, सिंपल। ठीक है, अब एक चीज आप इसमें नोटिस करो कि यहां पर हम Na किसको डिनोट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, राइट। हम उसको किससे डिनोट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट, और Na को किससे, Nb को किससे डिनोट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, राइट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर मैं काई A प्लस काई B कर दूं तो ये कितना होगा, देखो Nb अपॉन Na प्लस Nb प्लस Na अपॉन Na प्लस Nb, राइट। तो मैं इसको क्या कर देता हूं, ये इसको देखो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो इसको भी लिख दूंगा Na प्लस Nb और इसको भी लिख दूंगा Na प्लस Nb,
तो ये कट जाएगा ना इजीली, तो ये कितना हो जाएगा 1। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि काई ए प्लस काई बी का सम जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने एक तो काई बी कैसे निकालते हैं वो सीखा, राइट, काई बी कैसे निकालते हैं, काई ए कैसे निकालते हैं वो सीखा, राइट, और क्या सीखा हमने कि काई बी और काई ए का जो सम होता है वो 1 होता है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो कि जो काई बी होता है वो 1 माइनस काई ए होता है। ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि जो काई ए होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होता है, वो 1 माइनस काई बी होता है। आपको कुछ और चीज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आई ना बात, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में डाल देना। ठीक है, और इस पर भी क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर करना। ठीक है, द मेन कंसेप्ट अगर आपको समझना है तो क्वेश्चन से ही समझोगे। ठीक है, तो जैसे मैं एक आपके लिए एक क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, आप भी साथ साथ करना, पॉज करके। एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH if 20 gram of NaOH is dissolved in 72 gram of water, राइट। तो आप इजीली कर सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले आपको क्या निकालने हैं, मोल्स निकालने हैं। सबसे पहले आपको क्या निकालने हैं, मोल्स निकालने हैं। ठीक है, तो मोल्स किस किस के निकालने हैं, सबसे पहले NaOH का मोल निकालो। वो कैसे निकालते थे, गिवन मास 20, और NaOH का मॉलिक्यूलर मास हमें पता है कितना होता है, 40 होता है। तो ये हो गया 0.5, ये मोल निकल गए। हमने कैसे निकाला इसको, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, राइट। सेम वैसे ही किसका निकालो, वाटर का भी निकालो। तो वाटर का कैसे निकलेगा, वाटर का निकलेगा, गिवन मास कितना है 72, राइट। और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है वाटर का, 18। आप कैलकुलेट कर सकते हो वाटर का मॉलिक्यूलर मास, 1 × 2 + 16 दैट इज इक्वल टू 18, राइट। और NaOH का तो 40 होता ही है, 23 + 1 24 और 16 40 हो जाएगा। तो ये 18 1 = 18, 18 2 = 36, 18 3 = 54 और 18 4 = 72 हो गया। ठीक है, तो 72 4 टाइम्स में आ गया। तो आप यहाँ पर NB भी निकल गया और Na भी निकल गया, सॉल्वेंट भी निकल गया, सॉलिड भी निकल गया। तो हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो काई, राइट। तो अब यहाँ पर काई जो B है, यानी B का मतलब NaOH की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सॉल्यूट जो है वो कितना हो गया, 0.5 अपॉन 0.5 + 4 दैट विल बी नियरली इक्वल टू 0.5 अपॉन 4.5। ये कितना हो गया, ये अप्रॉक्स में आ गया 1/9। 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, 1.1 अप्रॉक्स। तो ये इसका हो गया। अगर मुझे यहीं से काई ए की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, ये 0.11, ठीक है, ये हो जाएगा 0.11 एज इट इज चलता रहेगा। तो काई ए की वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगी 0.999 एंड सो ऑन। आपने क्या किया, 1 से माइनस कर दिया, तो 1 से माइनस करोगे तो यही आएगा आंसर। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे मोल फ्रैक्शन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें मोल फ्रैक्शन के बाद, यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर आता है मोल फ्रैक्शन के बाद, दैट इज यहाँ से कंसंट्रेशन, स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म्स आती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। अगर आप जब भी मोलैरिटी को डिफाइन करते हो, राइट, तो मोलैरिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन व्हाट, किसमें, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। इस डेफिनेशन की अपनी एक अलग पहचान है। ठीक है, मैं इसलिए ये बोलता हूं क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी आपको बहुत सारे टर्म्स नहीं दी जाती, तो डेफिनेशन से निकलती हैं। और मोलैरिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से। ये भी इंपॉर्टेंटली याद रखना।
ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या बोला, मोलैरिटी जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर, राइट। या कभी कभी कोई कोई इसको मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी बोल देता है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आपको पता है 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, राइट। तो अब ये तो मोलैरिटी आ गई। अब इसको हम और इलेबोरेट करूं तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को मैं लिख देता हूं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन हर बार आपको लीटर में दिया जाए जरूरी नहीं है, तो लीटर को आप किस में कन्वर्ट कर दो, ml में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पर WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम किस में, मिलीलीटर में, इंटू किससे कर दूंगा फिर 1000। बस मिलीलीटर को आपने क्या किया, अगर इसको ml में कन्वर्ट करूंगा तो इसको मैं क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय 1000 करूंगा, तो ये हो जाएगा। ठीक, राइट, आई होप क्लियर है इतना। ठीक है, अब यहां पर क्या चीजें आपको याद रखनी है, 1 2 सिंपल। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन हर बार इतना इजी आए जरूरी नहीं है, कभी कभी आप क्या करते हो, सॉल्यूशन को मिक्स कर देते हो, सॉल्यूशन को मिक्स कर देते हो। तो अगर सॉल्यूशन कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं तो उस केस में क्या होता है, देखो उस केस में क्या होता है, हमेशा याद रखना, सॉल्यूशन मिक्स हो रहे हैं या सॉल्यूशन डाइल्यूट कर रहे हो आप, ठीक है, ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन आप खुद सोचो, एक चीज मैं आपको सिंपल बताता हूं, आप केमिस्ट्री को ना समझो सिर्फ, ठीक है। डाइल्यूट करने पर क्या बढ़ रहा होगा, क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ेंगे, नहीं, सिर्फ सॉल्वेंट बढ़ रहा है ना, तो मोलैरिटी पे क्या इफेक्ट आएगा, मोलैरिटी आपको पता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट। और यहां से हम मैं बोल सकता हूं मोलैरिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के, मोलैरिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, मोलैरिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम घटेगा, या वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी घट जाएगी। तो मैं यहां से बोल सकता हूं मोलैरिटी जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है किसके, सॉल्यूशन के वॉल्यूम के, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट, प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, आप खुद सोचो, अब आपने नमक डाला, मान लो 10 ग्राम नमक डाला, ठीक है, पानी में। अब पहले पानी 1 ग्लास था, ठीक है, मान लो 100 ml था, राइट। अब आपने क्या किया, 5 लीटर का बॉटल डाला, 5 लीटर की बॉटल से उसको भर दिया या कुछ टब में डाल दिया, तो क्या होगा, क्या वो 10 ग्राम के 50 ग्राम हो जाएंगे क्या नमक, नहीं होगा, सॉल्ट विल रिमेन द सेम, ठीक है, द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज कांस्टेंट। तो यहां पर क्या कांस्टेंट है, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है सॉल्यूट के, राइट। तो यहां पर जो m इंटू वी है वो किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है। यानी आप कुछ भी कर लो, आप वॉल्यूम चेंज करोगे तो मोलैरिटी चेंज होगी, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो आप बोल सकते हो द प्रोडक्ट ऑफ क्या, मोलैरिटी एंड वॉल्यूम will always be कांस्टेंट। अरे भाई कांस्टेंट है, बिल्कुल है, ठीक है। तो अब मैं क्या बोलूं, तो यहां पर मैं अगर वॉल्यूम चेंज करता हूं तो मान लो इन फर्स्ट केस में m1v1 था, अब मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो मोलैरिटी घट जाएगी, लेकिन उन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा, m2v2। समझ में आ गई बात, सिंपल सी टर्म है, मोल्स कांस्टेंट है तो ये चीजें मल्टीप्लाई हो सकती हैं उनके प्रोडक्ट, तो अगर मैं और ज्यादा मिला दूं तो m3v3 हो जाएगा। लेकिन आपने बोला सर अगर ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए कि दो सॉल्यूशन को डिफरेंट मोलैरिटी है उनको ऐड कर दो,
ठीक है, सिंपल है। एक आपने क्या लिया, एक सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, राइट, एक हाथ में सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, एक हाथ में शुगर सॉल्यूशन लिया, दोनों ही सॉल्यूशन है, मतलब होमोजेनियस मिक्सचर है, एक ही टब में डाल दिया। ठीक है, तो कंडीशन आप समझो, थोड़ा इमेजिन करो कि क्या हो रहा है, राइट। तो यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर आप क्या कर रहे हो कि मान लो आपके पास एक कंटेनर है, इसमें आपने क्या डाले हुए थे, नमक डाला हुआ था, मान लो इसमें आपने नमक डाला हुआ था, ठीक है, NaCl का नमक डाला हुआ था। और दूसरा जो सॉल्यूशन था आपके पास, जो दूसरा सॉल्यूशन था, राइट, ये दूसरा सॉल्यूशन था, इसमें आपने चीनी भरी पड़ी थी, चीनी डाली हुई थी, मान लो इसमें चीनी डाली हुई थी आपने, ठीक है। तो ये दो तरह के हो गए। तो अब क्या हुआ, इसमें मान लो मोलैरिटी M1 थी और इसकी मोलैरिटी M2 थी, बराबर, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको एक आपको टब दिखा और इन दोनों को उस टब में ट्रांसफर कर दिया, राइट। तो कुछ अलग ही, मान लो यहाँ पर आपको कुछ अलग ही दिखा, ये कुछ अलग ही दिखा, राइट। तो इसमें आपको रेड और ग्रीन दोनों हैं, रेड और ग्रीन आपको दोनों ही दिख रहे हैं, तो ये चीज़ें अलग है, लेकिन है तो ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें दोनों ही डाल दिया आपने, इसमें कैपिटल मान लो M प्लस N दोनों ही डाल दिया आपने, स्मॉल m प्लस स्मॉल n दोनों डाल दिया, ये M था इसमें और इसमें N था, मान लो, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो मोल्स कांस्टेंट है, तो मोल्स क्या बोल सकता हूं मैं इसको, इसमें जो M3 आई, मतलब जो इसकी मोलैरिटी आई M3, वो किसके बराबर हुई, वो बराबर हुई कि M नंबर ऑफ मोल्स प्लस N नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ, मान लो इसका वॉल्यूम V1 था और इसका वॉल्यूम V2 था, तो V1 प्लस V2, अरे भाई ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स मैंने ऐड कर दिए, नंबर ऑफ मोल्स मैंने क्या कर दिए, ऐड कर दिए, क्योंकि वो तो कांस्टेंट थे। लेकिन सर नंबर ऑफ मोल्स तो हमको पता ही नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स तो हमको पता ही नहीं है, तब क्या करेंगे, ठीक है। अगर आपको मोलैरिटी और वॉल्यूम पता है तो आप सिंपली नंबर ऑफ मोल्स को मोलैरिटी में कन्वर्ट कर दो। आपको पता है मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर होंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो आपको क्या करने का है, आपको बस m की जगह पर क्या पुट करने का है, आपकी m की जगह पर M1 इंटू V1 पुट करने का है और n की जगह पर M2 इंटू V2 पुट करने का है, अपॉन V1 प्लस V2 तो है ही, ठीक है। ये आपके सामने हो रहा है सारा काम, कोई मतलब अजूबा नहीं है कि कहीं से भी निकल के आ रहा है, ठीक है। फॉर्मूलेस को लर्न, रट्टा नहीं मारना है। कैसे निकला है मैं आपको पूरा प्रॉपर करके बता रहा हूं, तो आपको समझो बस चीजों को, इनको याद, ये कहीं नहीं पूछता है लेकिन इनके एप्लीकेशन पूछते हैं ना। अगर बोल देगा कि एक सॉल्यूशन है जिसका मोलैरिटी ये है, मिक्स विद दूसरा सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी M2 है, फाइंड द फाइनल मोलैरिटी, तो क्या करोगे, आपको सिंपली क्या करना है, M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। कैसे आया आपको निकाल के बता रहा ना मैं, ठीक है। समझाना मेरा काम है, अप्लाई करना आपका काम है। आपके मार्क्स जो टॉपर होता है और जो एवरेज होता है और जो लोअर होता है, ठीक है, लोअर तो वैसे कोई होता नहीं है, लेकिन जिसके मार्क्स कम आते हैं उन दोनों में सिर्फ ये फर्क होता है कि एक ने प्रैक्टिस की होती है, एक ने प्रैक्टिस नहीं की होती है, ठीक है। एक नेट, सिंपल सी बात है कि अगर आप कोई भी प्लेयर है नेट प्रैक्टिस नहीं करता है, ठीक है, तो मैच में उसका चलना थोड़ा मुश्किल है। अब जिसने जिंदगी भर कभी बैटिंग नहीं की, मतलब क्रिकेट नहीं खेला, उसको वर्ल्ड कप फाइनल में उतार दो आप सिर्फ ये बोलने पे कि हाँ इसको सब आता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि खेलेगा। क्यों नहीं खेलेगा भाई, क्योंकि उसने कभी किया ही नहीं। वैसे ही आप जब तक क्वेश्चन खुद अप्लाई नहीं करोगे, खुद नहीं परफॉर्म करोगे, तो पता कैसे लगेगा क्वेश्चन करते टाइम फील कैसा होता है। बच्चों की आदत होती है कि सिर्फ फॉर्मूले देखे, अरे फॉर्मूले में पुट्टी तो करना है, कितना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें कि जब तक थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, मेरे हिसाब से तो आपको काफ़ी प्रैक्टिस करना चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करना तो कम से कम हर एक क्वेश्चन के, हर एक टॉपिक से 5-6 क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हुए चलो, ठीक है। बहुत क्वेश्चन हो जाते हैं एक चैप्टर में, तब वो करीबन 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो सोचो अगर आप एक दिन के सिर्फ 2 क्वेश्चन लगा रहे हो तो 10 दिन में आपने 20 क्वेश्चन लगाए, ठीक है।
और 10 दिन में वो चैप्टर सुलट गया। ठीक है, जहां ना करने वाले की बात कर रहा हूं, जो नहीं कर रहा है वो दिन के सिर्फ 2 क्वेश्चन करे, और जो कर रहा है वो 5 करे। ठीक है, बाकी आपकी कैपेबिलिटी पे है। ठीक है, कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी तो हैं, केमिस्ट्री थोड़ी ना है सब कुछ, तो इसीलिए दिन के 5 क्वेश्चन टारगेट मान के चलो, करो। राइट, अब देखो मोलैरिटी समझ में आई ना। ठीक है, इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हल्का फुल्का। ठीक, तो कुछ क्वेश्चंस कैसे आएंगे, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आपकी किस्मत में अच्छे हो, जैसे सीबीएसई बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो क्वेश्चन कैसे आएगा पता है? फाइंड द मोलैरिटी of the solution if 49 gram of H2SO4 49 gram of H2SO4 is mixed in 250 ml of सॉल्यूशन। राइट, समझ में आई बात? सिंपल है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला आपको पता ही है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब बस आपको लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स क्या है, गिवन मास है 49, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है H का, 1 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 64 और 32 6 9 96 हो गया, 96 टू 98 हो गया, तो 98 इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम लीटर में कितना है, 250 ml है, इंटू 1000, ये लीटर में कन्वर्ट हो गया क्योंकि डिवाइड करूंगा ना 1000 से, 254 आ गया। ठीक है, ये हो गया 1/2। राइट, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया मोलैरिटी, ये आ गई 2, यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, सिंपल सा फॉर्मूला है, अप्लाई भी करेंगे तो भी आ जाएगा। राइट, एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं दूसरे टाइप में कि फाइंड द, ठीक है, आप ऐसे पूछ सकते हो, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 ही चलो, H2SO4 if again 49 gram of H2SO4 is present in 1 molar solution of water। ठीक है, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ वाटर, और यहां पर मैं आपको एक प्रोवाइड करता हूं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कितनी है, वो बोल दिया हमने कि ये 1.2 ग्राम पर लीटर है। ठीक है, डेंसिटी आपको दी हुई है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे, आपको निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए निकालना क्या है। ठीक है, तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4। ठीक है, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मोलैरिटी है, तो मोलैरिटी से देखो 1 मोलर सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो 49/100, 49/98 हमने निकाला ही था। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें नहीं पता, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा लीटर में, निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये तो कट गया ना, 1/2 हो गया, ये इधर आ गया। राइट, तो 1/2 क्या, लीटर आ गया। तो 1/2 लीटर में कितना होता है, 500 ml सॉल्यूशन है, ये 500 ml क्या है, सॉल्यूशन है। राइट, अब आपको पता है 500 ml तो सॉल्यूशन है, और यहां से मुझे क्या निकलेगा, क्योंकmək मुझे मास तो चाहिए ना सॉल्यूट का, कितना वाटर है मेरे पास। ठीक है, तो अब यहां से हमें पता है डेंसिटी बराबर होती है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी दी हुई है, 1.2 इज इक्वल टू मास आपको निकालना है, वॉल्यूम आपके पास 500 है, 500 है, तो 500 कर दो मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा कितना, 12 5 60, तो ये आ गया 600 इज इक्वल टू मोलैरिटी, सॉरी मास। 600 इज इक्वल टू, ये मास है, मास अपॉन वॉल्यूम। ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन है। ये क्या है, मास 600 ग्राम क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन है।
लेकिन हमें तो सॉल्वेंट का मास चाहिए भाई, तो इसमें से क्या कर दूंगा मैं, 600 में से 49 में माइनस कर दूंगा, क्योंकि वो तो सॉल्यूट है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 551 ग्राम वाटर है। अब वाटर निकल गया, आपको ये चीज़ पता है, अब आपको मोल फ्रैक्शन ही तो निकालना है, बस हो गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, एन बी निकालो। तो एन बी की वैल्यू है कितनी, 49/98, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 1/2, दैट इज 0.5। तो काई बी की वैल्यू 0.5/0.5 प्लस, अब एन ए की वैल्यू कितनी है, एन ए की वैल्यू हो जाती है कितनी, कितनी भाई, यहाँ पर 551/18, तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, तो यहाँ पर 3 आ गया। अब यहाँ पर कितना हो गया, 1 1, तो यहाँ 0 आ गया पॉइंट। अब 110, तो भाई 18 6 जा 108 होता है, तो ये हो गया, ठीक है। तो 306, तो यहाँ पर कितना हो गया, वाह यार इतने ज़्यादा मोल्स आ गए इसमें, तो 30.6। तो ये लगभग मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, 0.5/30.6 प्लस 0.5, ये कितना हो गया, लगभग काई बी इज इक्वल टू 0.5/31.1। तो काई बी की वैल्यू अगर आप निकालें तो काई बी की वैल्यू यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, काई बी इज इक्वल टू, काई बी हो गया 0.5/31.1। ये आपको काई बी आप सॉल्व करेंगे, आपका काई बी निकल जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको निकालना कैसे है, और ये कैसे आएगा, ये अपने आप एक दिन में नहीं आता है, ये प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। आपका डेस्टिनेशन आपको पता है, कैसे जाना है वो आपको तय करना है, और शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट या शॉर्टेस्ट पाथ आपको ट्रैवल करना है, ये तभी आ पाएगा। आप घूम फिर के आंसर तक आ जाओगे नो डाउट, लेकिन आपको 3 घंटे में एक क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है ना। तो आप प्रैक्टिस करो तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अवेलेबल हो जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कैसे करना है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, ओके नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास कंसंट्रेशन। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी हमने सबसे पहले वेट बाय वेट, देखो सबसे पहले क्या क्या किया आज हमने, सबसे पहले इनके बारे में बात की, वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट उसके बाद हमने किसकी बात की, नंबर ऑफ मोल्स की बात की। फिर उसके बाद हमने किसकी बात की, मोल फ्रैक्शन की बात की। फिर उसके बाद हमने किसकी बात की, मोलैरिटी की बात की। अब हम अगली कंसंट्रेशन टर्म में जाएंगे, दैट इज मोलैलिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, मोलैलिटी बोलते हैं। और मोलैलिटी को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। मोलैलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एम से। और इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि इट इज डिफाइंड एज number of moles of solute in 1 kg of solvent। यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं है जी, सॉल्वेंट है। यानी मोलैलिटी जो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। जो गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट है उसको केजी में निकालना है। या इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, मोलैलिटी इज इक्वल टू, इसको कैसे बोलेंगे, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मोल पर केजी, राइट। तो मोलैलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर इसको मैंने ग्राम में ले लिया तो इनटू 1000 करना पड़ेगा। या मोलैलिटी को हम लिख सकते हैं डब्ल्यू ए क्यों भाई, डब्ल्यू सॉल्यूट है ना, तो सॉल्यूट में आ जाएगा डब्ल्यू बी। तो यहाँ पर हम बोलेंगे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1 अपॉन डब्ल्यू ए, अगर ग्राम में है तो इंटू 1000। ये आपके पास मोलैलिटी की मोल पर केजी में आ गई वैल्यू। तो मोलैलिटी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि फॉर्मूले में कैसे आएगा। थोड़ा सा इसमें भी है कि देखो इसमें आप 1-2 चीज़ें आप बिठा सकते हो अपने हिसाब से। देखो क्या चीज़ें आप बिठा सकते हो उसकी में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो, ठीक है, इफ राइट, मोलैलिटी को अगर मैं, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी 1 अपॉन डब्ल्यू ए किस में, केजी में, इंटू
1000, राइट। अब इसका कुछ रिलेशन निकालते हैं सर, ठीक है, कुछ भाई थोड़ा सा कंपटीशन की बात है तो कुछ रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, WB या इसको NB अपॉन NA प्लस NB, ठीक है, यही है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है ये, ओके। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को अगर मैं ऐसे लिखता हूं, काई बी इज इक्वल टू NB अपॉन NA प्लस NB, और अगर सॉल्यूट इन केस ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, इन केस ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बहुत कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में कम हो जाएंगे। तो Na प्लस NB लगभग लगभग बराबर हो जाएगा Na के, हो जाएगा ना, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, काई बी इज इक्वल टू NB अपॉन Na। देखो कोई दिक्कत यहां तक नहीं, ठीक है, वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आप ऐसे बोल सकते हो कि काई बी जो है उसको NB अपॉन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, को WA इंटू व्हाट, हाँ क्या कर दूं मैं इसको, इंटू MA मतलब मोलर मास, ये इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, गिवन मास अपॉन मोलर मास में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब देखो, अब मैंने क्या किया, मैं इस चीज को अगर केजी में कन्वर्ट करूं, ठीक है, इस चीज को अगर मैं केजी में कन्वर्ट करूं तो कोई दिक्कत नहीं सर, क्या दिक्कत होगी, करो, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज को केजी में कन्वर्ट करूं तो काई बी इज इक्वल टू, ठीक है, हमने क्या किया, NB अपॉन WA, रुक जाओ मैं इसको नेक्स्ट पेज में करता हूं, ठीक है, दैट विल बी मोर फीजिबल, राइट। तो यहाँ पर हम इसको नेक्स्ट पेज में लेके चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ गई थी कि जो काई बी है वो क्या हो गया, NB अपॉन WA इंटू MB। अब मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया 1000 से। एक ही इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम नंबर से करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, काई बी इज इक्वल टू क्या हो गया, NB अपॉन WA इंटू 1000 इंटू MB अपॉन 1000, राइट। तो ये आपको कहीं देखा देखा लग रहा है, राइट, ये सब ग्राम में था ना, ये ग्राम में आ गया। तो ये क्या हो गया, काई बी इज इक्वल टू मोलैलिटी इंटू MB अपॉन 1000। देखो एक रिलेशन ये भी निकला, चमका कि नहीं चमका भाई, समझ में आई, बोलो क्या किया मैंने यहाँ पर, हमने रिलेशन निकाला मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोलैलिटी के बीच में, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो मोलैलिटी है सर जी, जो मोलैलिटी है वो हो जाएगी काई बी इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर गड़बड़ क्या की है कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे आ गया सर, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट नहीं आना चाहिए था क्योंकि वो तो सॉल्वेंट की बात हो रही थी। तो आप सही हैं सर, यहाँ पर सॉल्वेंट ही आएगा, राइट, ओके, क्लियर हो गया। तो ये चीज आपका एक रिलेशन है, ठीक है। देखो अगर काम आ जाए तो अच्छी बात है, थोड़ा इंफॉर्मेशन अच्छी होती है एक्स्ट्रा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, ये चीज हो गई। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, फाइंड, ऐसा फेमस क्वेश्चन आई है एक तरह से, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 मोलर water. Find the mole fraction of 1 molar water.
1 मोलल वाटर की मोल फ्रैक्शन आप निकालो। ठीक है, तो 1 मोलल वाटर का मतलब क्या हुआ? 1 मोल ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन, या आप सिंपली ऐसे समझो, इसको ऐसे कर लो। ठीक है, 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। आप ऐसे बोलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, राइट, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट present in 1 मोलल aqueous solution, राइट। इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ आपके पास, आप ऐसे समझ लो 1 मोलल दिया हुआ है बस, और क्या दिया हुआ है? अब आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का। तो सर कैसे होगा ऐसा क्वेश्चन? थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा वीडियो पॉज करो, सोचो। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए आपको थोड़ा सा अपना नजरिया बदलना पड़ेगा, आपको डेफिनेशन में जाना पड़ेगा। तो 1 मोलल की डेफिनेशन क्या है कि अगर 1 मोल प्रेजेंट होता है 1 kg सॉल्वेंट में तो 1 मोलल कहलाएगा। यहां से मेरे को 2 चीजें निकल गई, एक तो निकल गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल गए, और दूसरा निकल गया मास ऑफ सॉल्वेंट। अरे बात समझ में आई नहीं आई, है ना? तो 1 kg का मतलब हुआ कि ये 1000 ग्राम सॉल्वेंट क्या था भाई? पानी की बात कर रहा है, और पानी की क्या है? 18 ग्राम हमको पता है। और तो आप यहाँ से WA भी निकाल दो, WA 1000 है, MA जो है वो भी 18 है, तो डिवाइड करोगे तो NA कितना आ जाएगा? ये आएगा सर 55.5। अरे ये तो बहुत सॉल्व हो गया, ये तो हो गया रे, सुनो रे बालक, हो गया ये 1/1 प्लस 55.5, रे ये तो हो गया 56.5। देखो निकल गया, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकल गया। रे बात समझ में आई? ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। ठीक है, एक देखो होता क्या है ना कि आप किसी के बारे में भी देखो, हर चीज़ की लिमिटेशन होती है, हर एक चीज़ के बारे में आप 100% नहीं जान सकते, लेकिन आप बेटर देयर इज ऑलवेज सम स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कुछ चीज़ें मुझे भी नहीं पता लगती है पढ़ाते हुए, जब मैं पढ़ रहा होता हूँ, रिसर्च कर रहा होता हूँ उस चीज़ पे कि आज क्या करना है। ठीक है, तो हमेशा ऑलवेज बी अ स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट होता है बेशरम, राइट। स्टूडेंट को कोई परवाह नहीं है कि कोई कुछ भी बोल रहा है, बोलने दो, मेरे को बस सीखना है। अगर ये आपके पास ये हैबिट हो गई, इफ़ यू हैव ज़ीरो ईगो कि इससे थोड़ी ना पूछूंगा यार मैं, तो वो चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, आपकी नॉलेज के लिए ठीक नहीं रहेंगी। ठीक है, यू शुड ऑलवेज बी अ स्टूडेंट इज बेफिक्र। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी बोलते रहो, मेरा काम है सीखना, मैं सीख रहा हूँ, मैं सीखूंगा। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन हो गया, ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो गया कंसंट्रेशन टर्म्स में। नॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा सा एक जगह बचा लो दिमाग में। नॉर्मेलिटी अगेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कंसंट्रेशन टर्म्स में। देखो जितने भी आपके पास सॉल्यूशंस होते हैं ना, राइट, जितने भी आपके पास HCl है, आपके क्या बोलते हैं लैबोरेटरीज में HCl होता है, HNO3 होता है, NaOH होता है, वो सब नॉर्मेलिटी के बेसिस पे ही अरेंज किए जाते हैं। ठीक है, 1 नॉर्मल सॉल्यूशन है, 2 नॉर्मल सॉल्यूशन है, 3 नॉर्मल कंसंट्रेटेड भी है। ठीक है, तो उनकी नॉर्मेलिटी भी आप बोल सकते हो कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी। अक्सर में जैसे स्ट्रेंथ निकालनी है तो नॉर्मेलिटी का यूज़ किया जाता है, या आपके पास इसमें क्या मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में रिलेशन भी इस्टेब्लिश होता है कि जैसे HCl है उसकी नॉर्मेलिटी निकालो चाहे मोलैरिटी निकालो वो सेम होती है, लेकिन H2SO4 के केस में नहीं होता है। ठीक है, लेकिन HNO3 के केस में फिर हो जाता है। तो कब होता है नॉर्मेलिटी मोलैरिटी के बराबर, कब नहीं होता है, उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, एक दिन का वेट करो, नेक्स्ट क्लास में वीडियो आई जाएगी आपके पास। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई, चलो बाय बाय।